नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जल्दी से आ जाइए, क्लास टाइम हो गया है। और पिछली 2 हिस्ट्री की क्लासों में हमने बातें कर ली थी, आप याद कीजिए। मैंने हरियाणा की सिंधु सभ्यता करवा दी थी आपको और महाभारत के प्रश्न भी करवा दिए थे। आज जो हम क्लास ले रहे हैं वो बहुत ही विशेष क्लास है। क्योंकि हरियाणा का एकमात्र राजवंश है जिस वंश को हम वर्धन वंश बोलते हैं। बेटा याद रखेंगे, वर्धन वंश का महत्व जितना हरियाणा में है उतना ही महत्व भारतीय जीके में है। क्योंकि हमारे एक राजा थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने पूरे भारत पर राज किया था। तो वर्धन वंश से एक प्रश्न बनेगा बेटा। क्यों बनेगा? इसके पीछे कारण क्या है बता दीजिए। कारण ये है क्योंकि हमारे हरियाणा का एकमात्र ये वंश है, हमारे हरियाणा का एकमात्र ये वंश है, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। चलिए अब वर्धन वंश की बात करें और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देखें। तो सबसे पहले मैं वर्धन वंश के कुछ प्रश्न करवाऊंगा जो एग्जामिनर सबसे ज़्यादा पूछता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्धन वंश। जो ये वर्धन वंश है कब शुरू हुआ था? 550 में शुरू हुआ था और ये कब तक चला था? 650 तक चला था। यानी 100 साल का ये इतिहास में टाइम है जो अमर टाइम है। इस वर्धन वंश से पहले कौन सा वंश था? कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो हिंदुओं का स्वर्ण काल, गुप्त काल इस वर्धन वंश से पहले हुआ करता था, ये जरूर याद रखेंगे। वर्धन वंश से पहले कौन सा वंश था बेटा? गुप्त काल। और वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश हुआ था? तो जरूर याद रखेंगे, प्रतिहार वंश। इतिहास में इसे क्या बोलते हैं? जरूर याद रखेंगे, गुर्जर प्रतिहार, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश कहलाता है, ये जरूर याद रखेंगे। तो वर्धन वंश से पहले कौन सा वंश था? ये जरूर याद रखेंगे, गुप्त वंश। और वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश हुआ? तो जरूर याद रखेंगे, प्रतिहार वंश। ठीक है। और वर्धन वंश से प्रश्न बन जाते हैं, सुनिए ध्यान से। अब वर्धन वंश से सबसे पहले मैं 2 प्रश्न बनाऊंगा कि इस वंश के साक्ष्य क्या है। आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर किन साक्ष्यों के आधार पर आप हमें ये वर्धन वंश पढ़ा रहे हो। तो मेरे पास साक्ष्य कौन से हैं? जैसे नंबर 1, सबसे पहले मेरे पास है अभिलेख। अभिलेख है और 2 अभिलेख आप सभी ने पढ़े हैं। एक अभिलेख को बोलते हैं बेटा मधुबन अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? मधुबन अभिलेख। और एक अभिलेख को हम बोलते हैं बांसखेड़ा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बांसखेड़ा अभिलेख। जो ये मधुबन अभिलेख और बांसखेड़ा अभिलेख है, ये हमें कहाँ से मिले हैं? आप याद कीजिए, कहाँ से मिले हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मधुबन अभिलेख और बांसखेड़ा अभिलेख जो हमें मिले हैं वो जरूर याद रखेंगे, वो उत्तर प्रदेश से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश से मिले हैं। और इन दोनों अभिलेखों में या इन दोनों ताम्रलेखों में हमें किस वंश का वर्णन मिलता है? तो ज़रूर याद रखेंगे, इन दोनों लेखों में हमें वर्धन वंश की कहानी मिलती है। किस वंश की कहानी मिलती है? वर्धन वंश की कहानी मिलती है। तो ये प्रश्न शानदार हो जाता है। और जो ये बांसखेड़ा जो आपका अभिलेख है ना बेटा, ध्यान दीजिए, इस पर हमें हर्षवर्धन के सिग्नेचर भी मिलते हैं। किसके सिग्नेचर मिलते हैं? हर्षवर्धन के। तो ये शानदार प्रश्न आपका बन जाता है। फिर दूसरा साक्ष्य, चलो ये अभिलेख की बात होगी। दूसरा साक्ष्य क्या होगा? दूसरा साक्ष्य होगा बेटा सिक्के। अगर सिक्कों की बात करूं तो इस वंश के सिक्के भी हमें मिले हैं। आप याद कीजिए, एक लोकेशन मैं आपको बताता हूं। एक लोकेशन का नाम है नेक्स्ट फर्रुखाबाद। कौन? फर्रुखाबाद। और एक लोकेशन है जिसको हम बोलते हैं मीतोरा। मीतोरा और फर्रुखाबाद, ये दोनों लोकेशन कहाँ पे है? ये लोकेशन आज के दिन उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से हमें हर्षकालीन सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के मिले हैं? जरूर याद रखेंगे, हर्षकालीन सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं। हर्षकालीन सोने व चांदी के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अब एक हमारे हरियाणा जीके में बहुत ही शानदार प्रश्न बन जाता है बेटा। आप याद कीजिए कि हमें कहाँ से नेक्स्ट तांबे के सिक्के मिले हैं, यानी ताम्रकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली है। तो जरूर याद रखेंगे बेटा, अपने हरियाणा में एक लोकेशन है जिसको हम सोनीपत बोलते हैं। सोनीपत कहाँ पे है? हरियाणा में। और यहाँ से में हर्षकालीन, जरूर याद रखेंगे, हर्षकालीन तांबे के सिक्के हमें प्राप्त हुए। कौन से सिक्के? जरूर याद रखेंगे, तांबे के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा शानदार प्रश्न बन जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। तो इस
वंश के हमें लेख भी मिले हैं, इस वंश के हमें सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। चलो आ जाइए, क्या इस वंश की हमें रचनाएं भी मिली हैं? हाँ जी 100%। ठीक है, दो विशेष राइटर है, एक राइटर का नाम है, ज़रूर याद रखेंगे, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन खुद बहुत अच्छे राइटर थे, ये ज़रूर याद रखेंगे। ये एक महान साहित्यकार थे। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने, आप ध्यान दीजिए, नंबर 1 नागानंद, कौन सी बुक लिखी थी? नागानंद। और नंबर 2 याद कीजिए, प्रियदर्शिका, कौन सी थी? प्रियदर्शिका, नागानंद, प्रियदर्शिका। और नंबर 3 कौन सी थी? रत्नावली, कौन सी थी? रत्नावली। ये प्रसिद्ध पुस्तकें किसने लिखी थी? जरूर याद रखेंगे, हर्षवर्धन की लिखी गई बुकें हैं। और किस भाषा में ये बुकें लिखी गई है? तो जरूर याद रखेंगे, संस्कृत भाषा में ये बुकें लिखी गई है। तो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि हमें हर्षवर्धन द्वारा लिखित कौन सी बुक हमें मिलती है? तो आप जरूर याद रखेंगे, नागानंद, उसके बाद में प्रियदर्शिका और उसके बाद में रत्नावली। तो हर्षवर्धन भी एक महान राइटर थे, महान साहित्यकार थे। और हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे एक और व्यक्ति जिनको हम बोलते हैं बेटा बाण भट्ट। क्या बोलते हैं? बाण भट्ट बोलते हैं। और बाण भट्ट ने भी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, जरूर याद रखेंगे, कादम्बरी। कौन सी बुक लिखी है बेटा? कादम्बरी लिखी है। और हरसचरित लिखी है, हरसचरित। हरसचरित और कादम्बरी, ये दोनों बुकें किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तो जरूर याद रखेंगे, ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मगर विशेष और अति महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। सीजिल में पूछा गया प्रश्न है कि जो हरसचरित है इसे अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश में किसने लिखा है? तो जरूर याद रखेंगे, एक राइटर हुए हैं जिनका नाम है कोवेल। कोवेल और एक राइटर हुए जिनका नाम है थॉमस। कोवेल और थॉमस ने मिलकर इसे संस्कृत से ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है। ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो इस तरह से वर्धन वंश के ये साक्ष्य हैं, इन साक्ष्यों को अच्छी तरह से आप स्टडी कर लीजिए और इन साक्ष्यों के बेस पे हम पढ़ेंगे। वर्धन वंश कब से कब तक है? 550 से लेकर 650, यानी ये जो 100 साल है, इन 100 साल में यहाँ पे वर्धन वंश ने राज किया था। इस वंश से पहले कौन सा वंश था बेटा? हिंदुओं का श्रवण काल, गुप्त काल। वर्धन वंश गुप्त वंश के बाद ही आया है, जरूर याद रखेंगे। गुप्त वंश के साक्ष्य हमें वर्धन वंश में दिखाई देते हैं। और वर्धनों के बाद यहाँ पे कौन आए? प्रतिहार, जिनको इतिहास में गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्जर प्रतिहार। ध्यान दीजिए, इस वंश के साक्ष्य कौन से हैं? तो मैंने कहा मेरे पास तीनों साक्ष्य हैं। मेरे पास इस वंश के अभिलेख भी हैं, मेरे पास इस वंश के सिक्के भी हैं और मेरे पास इस वंश की बुकें भी हैं। यानी जो तीनों साक्ष्य होते हैं इतिहास में, वो तीनों ही साक्ष्य हमें वर्धन वंश के मिलते हैं। ये जरूर याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, जैसे मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख हमें कहाँ से मिले? उत्तर प्रदेश से। इसमें वर्धन वंश की कहानी मिलती है। फिर उसके बाद में फर्रुखाबाद और मितोरा, ये दोनों उत्तर प्रदेश में, यहाँ से हमें हर्षकालीन सोने व चांदी के सिक्के मिले। कौन से? सोने व चांदी के सिक्के आप याद रखेंगे। और हमें ताम्रकालीन मुद्राएं, यानी हर्षकालीन जो ताम्रकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली है? तो सोनीपत से मिली है। हर्षवर्धन बहुत अच्छे एक राइटर थे और हर्षवर्धन ने बुकें लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तकें हैं, ये हर्षवर्धन ने लिखी थी। तो बाण भट्ट ने लिखा है, जरूर याद रखेंगे, कादम्बरी और हर्षचरित। जब इतनी सारी बुकों को हम पढ़ते हैं तो एक प्रश्न अपने सीजल में बना हुआ है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो ये कादम्बरी बुक है ना बेटा, याद रखेंगे, इस कादम्बरी बुक में हमें वर्धन वंश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मिलती है। ये जरूर याद रखेंगे। एक बार ये प्रश्न सीजल में, क्योंकि मैंने कहा ना जितना इसका महत्व वो भारतीय जीके में है ना, उससे ज़्यादा महत्व नेक्स्ट हरियाणा जीके में, और जितना हरियाणा जीके में है उससे ज़्यादा महत्व इसका भारतीय जीके में है इस टॉपिक का, क्योंकि ये बहुत ही विशेष टॉपिक है। तो इसीलिए प्रश्न पूछा गया था कि किस बुक में बाण भट्ट ने वर्धन वंश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्णन किया था? तो उस बुक का नाम क्या है? कादम्बरी। मगर ध्यान दीजिए, तो हर्षचरित में क्या लिखा है? हर्षचरित में नेक्स्ट क्या लिखा गया है? वर्धन वंश की वंशावली का वर्णन है बेटा। वर्धन वंश की वंशावली का वर्णन किस बुक में है? हर्षचरित में है। और जो ये आपका ध्यान दीजिए, जो ये बांसखेड़ा अभिलेख है, इस बांसखेड़ा अभिलेख में भी हमें वर्धन वंश की वंशावली मिलती है। तो ये दो अभिलेख, यानी एक अभिलेख और एक बुक वो है जिसमें वर्धन वंश की वंशावली का उल्लेख किया गया है। चलो आइए हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं
कि वर्धन वंश में कितने राजा हुए और किन्ने क्या क्या काम किया था। ठीक है, तो वर्धन वंश का जो पहला राजा हुआ था उसका नाम था बेटा, जरूर याद रखेंगे, पुष्यभूति। क्या नाम था? पुष्यभूति नाम था। दूसरा जो राजा था उसका नाम था, जरूर याद रखेंगे, नरवर्धन। क्या नाम था? नरवर्धन। तीसरा जो राजा था उसका क्या नाम था? जरूर याद रखेंगे, उसका नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था? राज्यवर्धन। हम इसे राज्यवर्धन फर्स्ट बोलते हैं। और चौथा जो राजा था उसका क्या नाम था? जरूर याद रखेंगे, उस चौथे राजा का नाम था आदित्यवर्धन। क्या नाम था? आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन इस वंश का कौन सा राजा था? चौथा राजा था। और पांचवा जो राजा बना था वो कौन बना था? जरूर याद रखेंगे, प्रभाकर्ण वर्धन। कौन था? प्रभाकर्ण वर्धन। याद रखेंगे, प्रभाकर्ण जो वर्धन था वो इस वंश का कौन सा शासक था? पांचवा शासक था। फिर इस वंश में कौन राजा बना? इस वंश में फिर राजा बना था बेटा, नेक्स्ट याद रखेंगे, 6 नंबर पर। 6 नंबर पर बना था राज्यवर्धन सेकंड। कौन बना था? राज्यवर्धन सेकंड इस वंश में छठा शासक बना था। और सातवां व अंतिम शासक कौन था? हर्षवर्धन। सातवां व अंतिम राजा कौन था? हर्षवर्धन था। ठीक है, तो इस वंश की स्थापना किसने की? एग्जामिनर आपको पूछेगा कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की, तो जरूर याद रखेंगे, स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी पुष्यभूति ने। और कहां पर इस वंश की स्थापना की थी? उन्होंने थानेसर नामक स्थान पर स्थापना की थी। थानेसर आज हरियाणा में है। मगर इस वंश की वास्तविक स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिए, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि वास्तविक स्थापना किसने की थी। अगर मैं वास्तविक स्थापना का प्रश्न पूछ लेता हूं तो एग्जामिनर हमसे पूछता है कि प्रभाकर्ण वर्धन ने इस वंश की वास्तविक स्थापना की थी। ये जरूर याद रखेंगे। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इस वंश के वो राजा थे जिनको हमने कौन सी उपाधि दी थी? इनको हमने महाराज की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? महाराज। ठीक है, और जो प्रभाकर्ण वर्धन थे इनको हमने क्या कहा था? इनको हमने कहा था, जरूर याद रखेंगे, महाराजाधिराज। इसको हमने महाराजाधिराज कहा था क्योंकि ये राजाओं का राजा था। इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने परम भट्टारक कहा था। क्या कहा था? परम भट्टारक कहा था। ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये सामंतों का सामंत था। भट्टारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सामंत। गुड इवनिंग विनोद। ठीक है, ये सामंतों का सामंत था। और इसी को हमने हुण केसरी की उपाधि भी दी थी। कौन सी? हुण केसरी। ये जरूर याद रखेंगे, हुण केसरी की उपाधि भी दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? हुण कौन थी? ये मध्य एशिया की खाना बदोश जाति होती थी, तो हुण केसरी की उपाधि भी प्राप्त थी। ये सारे टाइटल, ये सारी उपाधियां किसको प्राप्त थी? कौन सी उपाधियां? ध्यान दीजिए, हुण केसरी, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। और वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रभाकर्ण वर्धन। ध्यान दीजिए, जो राज्यवर्धन सेकंड था ना बेटा, इसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी। एक बार आपको HSSC में पूछा जा चुका है कि परम सौगात की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो किसे प्राप्त थी? राज्यवर्धन सेकंड को। चलिए, हर्षवर्धन इस वंश का महान शासक था। तो नंबर 1, सारी उपाधियां वही ले लेंगे। महाराजाधिराज की उपाधि तो इन्हें प्राप्त थी क्योंकि इस वंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन भी था। ठीक है, फिर इसे परम भट्टारक की उपाधि भी प्राप्त थी। ये जरूर याद रखेंगे, इसे परम भट्टारक भी कहा गया था। फिर इसे चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी। ये जरूर याद रखेंगे, चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी। फिर इसे नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एकाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। एकाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। फिर इसे सार्वभौम की उपाधि प्राप्त थी। सार्वभौम यानी पूरी की पूरी भूमि इसकी थी। फिर इसे ध्यान दीजिए, शीलादित्य की उपाधि प्राप्त थी। शीलादित्य यानी इसका कोई अंत नहीं था, ये महान शासक था। तो इस वंश में देखिए बेटा, 10वीं शताब्दी से पहले हमें किसी भी राजा के बारे में पढ़ना है और उसकी महानता देखनी है तो उसकी उपाधियां देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो कितना का महान है। तो इसी तरह वर्धन वंश का सबसे महान राजा कौन था? हर्षवर्धन। इन्हें महाराजाधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती, एकाधिराज, सार्वभौम, शीलादित्य, ये बहुत सारे टाइटल इनको मिले थे। ये जरूर याद
रखेंगे। किसकी हम बात कर रहे हैं? हर्षवर्धन की हम बात कर रहे हैं। तो हर्षवर्धन से ये सारे प्रश्न बन जाते हैं। मगर इस वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति। और पुष्यभूति ने क्या किया? पुष्यभूति ने इसे वर्धन वंश का नाम नहीं दिया, इसे नाम दिया है पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश। क्या नाम दिया है? जरूर याद रखेंगे, पुष्यभूति ने इसे पुष्यभूति वंश कहा है, इसीलिए पुष्यभूति वंश का नाम दिया है। इसीलिए बेटा ध्यान दीजिए, इसीलिए इसका वर्णन जो है वो बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में नहीं किया है। ऐसा प्रश्न एग्जामिनर आपको बना सकता है और बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है कि बाणभट्ट ने एकमात्र किस वर्धन शासक का वर्णन अपनी बुक में नहीं किया है? तो पुष्यभूति का। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि मैं पुष्यभूति वंश से संबंध रखता हूं। ये सारे कहते हैं कि हम वर्धन वंश से संबंध रखते हैं, तो इनका तो कोई तालमेल ही नहीं हुआ। मगर जो हर्षवर्धन है वो कहते हैं नहीं, ये हमारे ही पूर्वज थे। तो इसीलिए हर्षवर्धन ने अपने बांसखेड़ा अभिलेख में पुष्यभूति का वर्णन किया है। और इनके बारे में एक और प्रश्न एचएससी में पूछ लेते हैं, आप याद रखेंगे। महादेव, महादेव मंदिर कहाँ पे है सर? ये महादेव मंदिर, ये मंदिर है थानेसर में। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? पुष्यभूति ने करवाया था। तो ये है वर्धन वंश की वंशावली। और इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जो ये तीन राजा थे, नरवर्धन, राज्यवर्धन फर्स्ट और आदित्यवर्धन, इन्हें कौन सी उपाधियां दी गई थी? तो इनको जो उपाधियां दी गई थी वो उपाधियां दी गई थी बेटा, जरूर याद रखेंगे, केवल महाराज की उपाधियां इन तीनों को प्राप्त थी, महाराज के नाम ही टाइटल। जबकि इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रभाकरण वर्धन। और जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रभाकरण वर्धन की थोड़ी सी बात। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रभाकरण वर्धन, प्रभाकरण वर्धन की उपाधियां हमने लिख ली है। इसकी उपाधियां थी, ये वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक है, हुण केसरी की उपाधि प्राप्त है, परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त है, और इसे क्या कहते हैं? महाराजाधि महाराज कहते हैं। तो जो प्रभाकरण वर्धन नाम का व्यक्ति है, ये राजा कब बना है? ये राजा बना है 580 में और ये राजा रहा है 605 तक। ध्यान दीजिए, इसकी पत्नी का क्या नाम है? यशोमती। यशोमती इसकी पत्नी का नाम है, जरूर याद रखें। इसके दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम है, जरूर याद रखेंगे, राज्यवर्धन, जरूर याद रखें, राज्यवर्धन सेकंड, और छोटे बेटे का नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है? हर्षवर्धन। और एक इसके बेटी है, बेटी का क्या नाम है? जरूर याद रखेंगे, राज्यश्री। राज्यश्री इसकी बेटी है। ये कहाँ का राजा है? प्रभाकरण वर्धन। तो इसकी कैपिटल कौन सा स्थान है? जरूर याद रखेंगे, इसकी जो राजधानी है वो है थानेसर। और थानेसर कहाँ पे है? अपने हरियाणा में है बेटा, याद रखेंगे। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है? थानेसर है। चलिए अब एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं अपने प्यारे से भारत का। ये बना लीजिए भारत का मैप, क्योंकि एक थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम इस भारत की यात्रा करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमें एक कैपिटल मिलती है जो इतिहास में अमर कैपिटल है, जिस कैपिटल को हमने नाम दिया है कन्नौज। क्या नाम दिया है? जरूर याद रखेंगे, कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे है सर? हम सभी को पता है यूपी में। और कन्नौज में एक वंश है जिस वंश को नाम दिया गया है इतिहास में, जरूर याद रखेंगे, मोखरी वंश। कौन सा वंश भाई? मोखरी वंश। और मोखरी वंश का एक राजा है जिस राजा का नाम है ग्रह वर्मा। इतिहास में इसका नाम क्या है? ग्रह वर्मा। ध्यान दीजिए बेटा, इसको कुछ राइटरों ने ग्रह वर्मन भी लिख रखा है, एक ही बात है, ग्रह वर्मा। तो जो ये राज्यश्री है इसका विवाह किसके साथ हो गया है? ग्रह वर्मा के साथ इसका विवाह हो गया है। ये जरूर याद रखेंगे, किसका? राज्यश्री। और जैसे ही लड़की की शादी की किसने? प्रभाकरण वर्धन ने। प्रभाकरण वर्धन हो गया बीमार और उस बीमारी में उसकी हो गई थी मृत्यु। ये जरूर याद रखेंगे, लड़की की शादी करते ही प्रभाकरण वर्धन हो गया बीमार और उसकी बीमारी में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जरूर याद रखेंगे बेटा, इतिहास में पहली बार अगर किसी को बर्फ जमाने का साक्ष्य मिलता है या बर्फ जगाने का वर्णन मिलता है तो वो
प्रभाकरण के यहाँ पे मिलता है। ऐसा क्यों? कहते हैं कि प्रभाकरण वर्धन के इतनी तेज बुखार हो गई थी तो इसीलिए जो चिकित्सक थे उन्होंने पहली बार इसके लिए बर्फ जमाई थी। ये थोड़ी सी कहानी आप वैसे याद रख लेना, ठीक है। अब प्रभाकरण वर्धन की हो गई मृत्यु, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु का समाचार देने वाला संदेशवाहक यानी दूत कौन था? तो इसकी मृत्यु का समाचार देने वाला संदेशवाहक है, जरूर याद रखेंगे, कुरंगक। क्या नाम है इसका? नाम जरूर याद रखेंगे, कुरंगक। कुरंगक, जो ये कुरंगक नाम का व्यक्ति है, इसने प्रभाकरण वर्धन की मृत्यु का समाचार दिया था। और जैसे ये समाचार सुना किसने? यशोमती ने। ध्यान दीजिए बेटा, जैसे ये समाचार किसने सुना? यशोमती को पता चला वे प्रभाकरण वर्धन एक्सपायर हो गए हैं, तो यशोमती ने क्या किया? सरस्वती नदी में, कौन सी नदी में? सरस्वती नदी में जल समाधि ग्रहण कर ली थी, यानी सती प्रथा को अपना लिया था। किसने? यशोमती ने। यानी एक ही दिन में दो व्यक्ति वर्धन वंश से चले गए थे। कौन कौन चले गए थे? एक प्रभाकरण वर्धन चले गए और एक यशोमती चली गई। यशोमती कौन सी नदी में? सरस्वती नदी में क्या हो गई थी? सती हो गई थी, यानी उसने जल समाधि ग्रहण कर ली थी। इन विकट परिस्थितियों में थानेसर का राजा बना था 605 में। कौन बना था? जरूर याद रखेंगे, राज्यवर्धन सेकंड नाम का व्यक्ति राजा बना था। राज्यवर्धन सेकंड कहाँ का राजा बना था? थानेसर का। किसकी मृत्यु के बाद? प्रभाकरण वर्धन की मृत्यु के बाद। चलिए, अब राज्यवर्धन सेकंड के समय में क्या हुआ, थोड़ी सी याद कर लीजिए, कहानी बता देता हूँ। यहाँ पे बेटा मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत को उस जमाने में बोलते थे मालवा। क्या बोलते थे? मालवा। और मालवा में प्रवृत्ति गुप्त वंश का साम्राज्य है। गुप्तों के बाद जो गुप्त रह गए थे ना, उनको इतिहास में प्रवृत्ति गुप्त बोलते हैं। तो मालवा का शासक है, जरूर याद रखेंगे, नाम है देवगुप्त। क्या नाम है? देवगुप्त। ये किस वंश से संबंध रखता है? ये प्रवृत्ति गुप्त वंश से संबंध रखता है, ये जरूर याद रखेंगे। प्रवृत्ति गुप्त वंश का एक राजा है जिसका नाम क्या है? मालवा का राजा है जिसका नाम क्या है? देवगुप्त। और इधर है बंगाल। बंगाल में जो साम्राज्य है, ध्यान दीजिए, बंगाल में गौड़ ब्राह्मणों का साम्राज्य है। गौड़ ब्राह्मण है बंगाल में। और बंगाल का जो शासक है बेटा, उसका नाम है, जरूर याद रखेंगे, शशांक। क्या नाम है? शशांक नाम है बेटा बंगाल का शासक। ये किस वंश से संबंध रखता है? ये गौड़ जाति का ब्राह्मण है, तो ये गौड़ वंश से संबंध रखता है। अब हुआ यूं कि ये दोनों इकट्ठे हो गए। कौन इकट्ठे हो गए? एक तो मालवा का शासक है और एक बंगाल का शासक। इन दोनों ने इकट्ठे होकर, इन दोनों ने एक संयुक्त सेना बनाकर, जरूर याद रखेंगे, कैसी सेना बनाकर? नेक्स्ट, संयुक्त सेना बनाकर इन दोनों ने अटैक कर दिया बेटा। किस पर अटैक कर दिया? तो इन दोनों ने नेक्स्ट कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। और उस कन्नौज आक्रमण में ध्यान दीजिए किसकी हत्या कर दी? तो हत्या किसकी कर दी? ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। अब ग्रहवर्मन की मृत्यु का समाचार किस दूत ने दिया था? उसका नाम था संवादक। किस दूत ने इनकी मृत्यु का समाचार दिया था? संवादक नामक दूत ने इसकी मृत्यु का समाचार दिया था। और जो ग्रहवर्मन की पत्नी है राज्यश्री, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? उस राज्यश्री को कैदी बना लिया था। किसको कैदी बना लिया था बेटा? राज्यश्री को कैदी बना लिया था। किसने? देवगुप्त और शशांक ने मिलकर। जब इन घटनाओं का पता चला, किसको पता चला इन घटनाओं का? तो इन घटनाओं का जो पता चला इतिहास में, वो चला किसको भाई? ध्यान रखेंगे, वो चला राज्यवर्धन सेकंड को। राज्यवर्धन सेकंड जो है वो अपनी बहन की सहायता के लिए आया। कौन आया? राज्यवर्धन सेकंड। किस लिए आया था? जरूर याद रखेंगे, बहन की सहायता के लिए आया था। बहन की सहायता के लिए कौन आया? राज्यवर्धन सेकंड बहन की सहायता के लिए आया और उसने देवगुप्त पर अटैक किया और देवगुप्त को जरूर याद रखेंगे मार डाला। किसको मार डाला? देवगुप्त को मार डाला। किसने मार डाला भाई? नेक्स्ट, राज्यवर्धन सेकंड ने देवगुप्त को मार डाला। मगर जो इधर शशांक है वो एक बहुत ही चतुर व्यक्ति है और उस शशांक ने क्या किया?
उस शशांक ने, ध्यान दीजिए, राज्यवर्धन सेकंड के पांव पकड़ लिए, उसके पांव पकड़ लिए और उससे कहा भैया मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मेरी कोई गलती नहीं है, युद्ध की योजना किसकी थी? देवगुप्त की, और मैं तो वैसे ही आ गया। ठीक है, तो राज्यवर्धन सेकंड ने कहा मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, अब माफ़ कर देता हूँ। नेक्स्ट, इस शशांक ने कहा मैं माफ़ी तभी मांगूंगा जब तुम मेरे घर पर आकर भोजन करोगे। ये बात किससे कही? तो जरूर याद रखेंगे, बात कही राज्यवर्धन सेकंड से, कि राज्यवर्धन सेकंड से कहा कि मैं माफ़ी तभी मानूंगा जब तुम मेरे घर पर आकर भोजन करोगे। मेरे, जरूर याद रखेंगे, मेरे घर पर आकर भोजन करोगे। ये जरूर याद रखेंगे। क्या कहा? कि तुम जब मेरे घर पर आकर भोजन करोगे तभी मैं माफ़ी मांगूंगा। मगर इस चालाक व्यक्ति ने क्या किया? उस भोजन में जहर मिला दिया। इस शशांक ने क्या किया? जरूर याद रखेंगे, उस भोजन में जहर मिला दिया। जहर मिला दिया, ये जरूर याद रखेंगे। किस में? नेक्स्ट, उस भोजन में। और राज्यवर्धन सेकंड को पता नहीं था, उसने जहर वाला भोजन खा लिया। और राज्यवर्धन सेकंड की मृत्यु का समाचार किस दूत ने दिया था? तो राज्यवर्धन सेकंड की मृत्यु का समाचार दिया था, जरूर याद रखेंगे, कुंतल नामक दूत ने दिया था। तो यहाँ तक की कहानी है, नॉर्मल कहानी। और इस कहानी के बाद हमें मिलता है सबसे महान राजा, जिस सबसे महान राजा को हम किस नाम से संबोधित करते हैं? हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन से पहले की कहानी है। 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन राजा रहा था, ये ज़रूर याद रखेंगे। एक बार फिर मैं सारी कहानी आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? इस वंश का वास्तविक संस्थापक है बेटा, उसका नाम है प्रभाकर्ण वर्धन। प्रभाकर्ण वर्धन कब से कब तक शासक रहा? तो प्रभाकर्ण वर्धन बेटा शासक रहा है 580 से लेकर 605। 580 से लेकर 605 तक राजा रहा है कौन? प्रभाकर्ण वर्धन। प्रभाकर्ण वर्धन की पत्नी का नाम है यशोमती, उसके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2। एक का नाम है राज्यवर्धन सेकंड और एक का नाम है हर्षवर्धन। और एक उसकी बेटी है और बेटी का नाम क्या है? राज्यश्री नाम है। बेटी का नाम क्या है? राज्यश्री नाम है। तो राज्यश्री का विवाह प्रभाकर्ण वर्धन ने क्या किया कि कन्नौज में कर दिया। कन्नौज में मोखरी वंश का राज है और मोखरी वंश का राजा है ग्रहवर्मा। तो राज्यश्री का विवाह हो गया ग्रहवर्मा के साथ, कहाँ? कन्नौज में। अब जैसे ही राज्यश्री का विवाह हुआ तो कहते हैं कि पीछे से प्रभाकर्ण वर्धन बीमार पड़ गए, उनको बहुत तेज बुखार हो गई और उस बीमारी में उनकी हो गई मृत्यु। उनकी मृत्यु का समाचार किस दूत ने दिया है? तो उनकी मृत्यु का समाचार दिया है कुरंगक नामक दूत ने। ठीक है, अब इस बात का पता चला यशोमती को, यानी जो प्रभाकर्ण वर्धन की पत्नी है, तो यशोमती ने क्या किया? नेक्स्ट जल समाधि ले ली। कौन सी नदी में? सरस्वती नदी में उन्होंने जल समाधि ले ली। ठीक है, तो प्रभाकर्ण वर्धन के बाद राजा बना राज्यवर्धन सेकंड 605 से लेकर 606। राज्यवर्धन सेकंड राजा बना और राज्यवर्धन सेकंड के समय में क्या हुआ? ध्यान दीजिए, मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल का शासक शशांक, ये गौड़ वंश का राजा था। इन दोनों ने मिलकर एक सेना बनाई और कन्नौज पर अटैक कर दिया। जो कन्नौज का राजा ग्रहवर्मा है उसको इन दोनों ने मार दिया और उसकी जो पत्नी है राज्यश्री, उस राज्यश्री को इन दोनों ने क्या किया? कैदी बना लिया। राज्यश्री को क्या किया? कैदी बना लिया। नेक्स्ट, ये समाचार पहुंच गया कहाँ? नेक्स्ट, संवादक नामक दूत के हाथों ये समाचार पहुंच गया राज्यवर्धन सेकंड के पास। अब राज्यवर्धन सेकंड अपनी बहन की सहायता के लिए आया और आते ही उसने मालवा के शासक देवगुप्त को मार डाला। मालवा के शासक देवगुप्त को मार डाला। मगर जो गौड़ जाति का
ब्राह्मण था, वो चतुर व्यक्ति था, उसने क्या किया, आते ही राज्यवर्धन सेकंड के पांव पकड़ दिए और उससे कहा भैया मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और राज्यवर्धन सेकंड ने कहा कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। बोले नहीं, मैं माफ़ी तो तब मानूंगा जब आप मेरे घर पे भोजन करेंगे। राज्यवर्धन सेकंड उसके साथ में चला गया और भोजन करने के लिए। कहते हैं कि उस भोजन में शशांक ने जहर मिला दिया था और उस जहर से राज्यवर्धन सेकंड की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु का समाचार किसने दिया था? तो कुंतल नामक दूत ने इसकी मृत्यु का समाचार दिया था। परिस्थितियां देखिए। नेक्स्ट, फादर साहब भी एक्सपायर हो गई है, माता जी भी एक्सपायर हो गई है, बहन कैद में है, जीजा जी भी एक्सपायर हो गए हैं, भाई भी एक्सपायर हो गए हैं। इन एकदम विकट परिस्थितियों में थानेसर के राजा बने थे हर्षवर्धन। ध्यान दीजिए बेटा, हर्षवर्धन केवल 16 वर्ष की उम्र में थानेसर के शासक बने थे। ये ज़रूर याद रखें, कहाँ के राजा बने थे? 16 वर्ष की उम्र में ये थानेसर के शासक बने थे। और किसके कहने पर राजा बने थे? तो इसका एक भाई था जिसका नाम था, ज़रूर याद रखेंगे, भंडी। भंडी के कहने पर, भंडी के कहने पर यह शासक बना था। ये ज़रूर याद रखेंगे, किसके कहने पर? भंडी इसका भाई है, मौसेरा भाई है। भंडी के कहने पर यह शासक बना था। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में राजा बना था। और किसके कहने पर? भंडी के कहने पर राजा बना था। तो आ जाइए, हर्षवर्धन के बहुत सारे प्रश्न हम कर लेते हैं। जैसे ही हर्षवर्धन राजा बना, कब से कब तक? 606 से लेकर 647। तो हर्षवर्धन ने शुरू कर दिया था, ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसने युद्ध काल शुरू किया था। क्या शुरू किया था? युद्ध काल। युद्ध काल कब से कब तक है? 606 से लेकर 611। ये जो लगभग आपके 5-6 साल का समय है, इस 5-6 साल के समय में इसने युद्ध किए। कहते हैं कि हर रोज 5 कोस चलता था, 5 कोस चलता था और साम्राज्य विस्तार करता था। साम्राज्य विस्तार करता था। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, हर रोज ये 5 को चलता था और साम्राज्य विस्तार करता था। कौन? हर्षवर्धन। इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? ध्यान दीजिए बेटा, इसका साम्राज्य था, अगर आपसे पूछ ले तो इसका साम्राज्य था यहाँ पर। कहाँ से कहाँ? नंबर 1, यमुना नदी से लेकर नर्मदा नदी, कामरूप से लेकर और बल्वी। ठीक है, नंबर 1 आपने लिखा, यमुना नदी से लेकर नर्मदा नदी तक, और कामरूप से लेकर कामरूप किसका नाम है बेटा? असम। कामरूप से लेकर बल्वी। कामरूप से लेकर बल्वी गुजरात का पुराना नाम है बेटा। ठीक है, तो इतना विशाल एम्पायर था हर्षवर्धन के पास। ये सारा का सारा एम्पायर हर्षवर्धन, हाँ, कामरूप असम का पुराना नाम है। कामरूप असम का पुराना नाम है। ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ तो हो गया यमुना नदी, यहाँ पे हो गया आपका कामरूप, यहाँ पे हो गया आपका नर्मदा नदी, और यहाँ पे हो गया बल्वी। ठीक है, तो इतना बड़ा एम्पायर किसके पास था? तो इतना बड़ा एम्पायर था वो हर्षवर्धन के पास था। यानी नर्मदा नदी से लेकर आपका यमुना नदी से लेकर नर्मदा नदी, और ध्यान दीजिए कामरूप से लेकर बल्वी। अब सुनिए ध्यान से, इसने पूर्वोत्तर भारत में किसको हराया था? ध्यान दीजिए, पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में हर्ष ने हराया था। किसको हराया था? तो जरूर याद रखेंगे, हर्ष ने हराया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शशांक।
ठीक है, जो बंगाल का शासक था। और पश्चिमी भारत में इन्होंने बल्वी के शासक ध्रुवसेन को हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे बेटा, ठीक है। इन्होंने पूर्वोत्तर भारत में शशांक को हराया था। ये वही शशांक है जिसमें इतिहास में हम एक और प्रश्न के लिए भी जानते हैं। इस शशांक ने, जरूर याद रखेंगे, बोधि वृक्ष कटवाया था। महात्मा बुद्ध का जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? तो शशांक ने बोधि वृक्ष कटवाया था। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि बोधि वृक्ष इतिहास में किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। तो ये इतना बड़ा एम्पायर था किसके पास? हर्षवर्धन के पास। अब एक विशेष प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया था? जरूर याद रखें, इसकी प्रारंभिक राजधानी थी बेटा थानेश्वर। इसने अपनी वास्तविक राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज। ये हरियाणा में है, ये कहाँ पे है? यूपी में। और इन्होंने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया था? उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने कितनी स्थानों को अपना कैपिटल बनाया था? तो 3 जगह को उसने अपना कैपिटल बनाया था। ये जरूर याद रखेंगे। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी थी, जरूर याद रखेंगे, थानेश्वर। और इसने वास्तविक राजधानी किस स्थान को बनाया था? वास्तविक राजधानी थी कन्नौज। और इसने अस्थायी राजधानी किसको बनाया था? तो अस्थायी राजधानी बनाया था उज्जैन को। तो 3 स्थानों को इसने अपना राजधानी बनाया था। एक विशेष प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपने जीवन का अंतिम अभियान कौन सा किया? हर्षवर्धन ने अपने जीवन का अंतिम अभियान, अंतिम अभियान कौन सा किया? अंतिम अभियान कौन सा किया? तो हर्षवर्धन ने अपने जीवन का अंतिम अभियान किया था 643 में, जिसे हम कांगोद का युद्ध बोलते हैं। कांगोद का युद्ध ये उड़ीसा में हुआ था। तो कुछ राइटरों ने इसे कलिंग का युद्ध भी कह रखा है। क्या कह रखा है? कलिंग का युद्ध। बहुत ही विशेष प्रश्न बना रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। जो ये वाली भूमि दिखाई देती है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये वाली सारी की सारी भूमि किसकी है? ध्यान दीजिए, ये वाली सारी की सारी भूमि किसकी है? एक ही राजा की है। और राजा का क्या नाम है? हर्षवर्धन। इट्स ओके, क्लियर। फिर ध्यान दीजिए, एक और विशेष प्रश्न जो एग्जामिनर बनाता है। यहाँ पे एक छोटी सी भूमि है, ये वाली भूमि कर्नाटक में। ये किस वंश की भूमि है? ये है चालुक्य वंश की भूमि। चालुक्य वंश। इतिहास में इन्हें बोलते हैं बादामी के चालुक्य। इनकी कैपिटल बादामी होती थी। इस वंश का एक राजा था, जिस राजा का नाम है, जरूर याद रखेंगे, पुलिकेशिन। क्या नाम है राजा का? पुलिकेशिन सेकंड। इस पुलिकेशिन सेकंड ने, कहते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हरा दिया था।
ये कौन लिखता है, ये सारी कहानी कौन लिखता है? ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन को हरा दिया था नर्मदा नदी के किनारे, और हर्ष को हराकर उसने उपाधि ग्रहण की थी। कौन सी? परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। उसने कहा कि मैं आज भगवान बन गया, मैंने इतने बड़े राजा को हरा दिया। ये सारी कहानी हमें किसने बताई है? ये एक राइटर ने बताई है जिसका नाम है रवि कृति। क्या नाम है? रवि कृति। रवि कृति ने 633-34 में एक अभिलेख लिखा जिसको बोलते हैं ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख लिखा है? ऐहोल अभिलेख। किसने लिखा है? रवि कृति ने। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रवि कृति लिखता है संस्कृत भाषा में ऐहोल अभिलेख, और ऐहोल अभिलेख में उसने क्या लिखा है? ध्यान दीजिए कि चालुक्य शासक पुलिकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन को हराकर उसने परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। ये ज़रूर याद रखेंगे, कई ऐसे प्रश्न बन जाते हैं और एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि हर्षवर्धन, देखो बाणभट्ट या हर्षवर्धन ने कहीं भी इस युद्ध का कोई उल्लेख नहीं किया है। जो उस समय के जितने भी समकालीन व्यक्ति हैं, उन्होंने कहीं भी इस युद्ध का कोई उल्लेख नहीं किया है, मगर एक व्यक्ति उल्लेख करता है, रवि कृति। उसने 633-34 में एक अभिलेख लिखा, ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में। उसने लिखा कि चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ये कहानी आपको इसी तरह से याद रखनी है बेटा, बहुत ही शानदार कहानी है, पर एक ही राइटर ने ये कहानी लिखी है। तो कई बार एसएससी वगैरह में, HSSC वगैरह में एक प्रश्न हमसे पूछ लेते हैं कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो किसने हराया था हर्षवर्धन को? पुलिकेशिन सेकंड ने हराया था। ये किसने लिखा है? रवि कृति ने लिखा है। किस भाषा में अभिलेख लिखा है? संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखा है। कौन सा अभिलेख लिखा है? ऐहोल अभिलेख लिखा। ये सारी की सारी कहानी विशेष है बेटा, ये युद्ध काल के प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। इतना महान राजा था हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए अब आगे चलें, शांति काल की बातें करें। शांति काल का छोटा सा टॉपिक है जहां से एग्जामिनर प्रश्न बना देता है। ध्यान दीजिए, शांति काल। शांति काल कब से कब तक है? 611 से लेकर 641 ये शांति काल कहलाता है। हर्षवर्धन कैसा व्यक्ति था? हमने देख लिया कि हर्षवर्धन एक महान शासक होने के साथ साथ ये एक महान साहित्यकार भी था। ये जरूर याद रखेंगे। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हर्षवर्धन ने नंबर 1 आप याद रखेंगे नागानंद, नंबर 2 प्रियदर्शिका, नंबर 3 रत्नावली, ये प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी। किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है? ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। कौन रहते थे? बाणभट्ट रहते थे। ये जरूर याद रखेंगे। और बाणभट्ट भी एक महान राइटर है, और बाणभट्ट ने लिखी है नंबर 1 कादंबरी। कौन सी बुक लिखी है? कादंबरी। और नंबर 2 लिखी है, जरूर याद रखेंगे, हर्षचरित। ये बुकें किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। ये जरूर याद रखेंगे। और हर्षवर्धन के काल में, ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आता है। चीनी यात्री का नाम है हेन स्वांग। ठीक है, कब आया था? 629 में। और कब चला गया था? 645 में। ठीक है, कहाँ से आया है हेन स्वांग? कहाँ से आया है? तो ये चीनी यात्री है। और नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा कहाँ पे है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय में, ध्यान दीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था।
नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन सी शिक्षा, ज़रूर याद रखेंगे, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। कौन आया था? तो ज़रूर याद रखेंगे हेन त्सवांग। हेन त्सवांग के बारे में कहा गया कि हेन त्सवांग ने एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक को बोलते हैं सी यू की। क्या नाम है बुक का? सी यू की। ठीक है, किसने लिखी है? हेन त्सवांग ने। इस पुस्तक में हेन त्सवांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा है? सुनने वाली बात है। हर्षवर्धन को इन्होंने शीलादित्य कहा है। जब मैंने उपाधियां करवाई थी उस समय आपको बताया था, हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है। और इसी बुक में ज़रूर याद रखेंगे सिंध के राजा को क्या कहा है? सिंध राज को मेरे दोस्तों इन्होंने शूद्र कहा है। सिंध राजा को क्या कहा है? शूद्र कहा है। किसने कहा है? तो ज़रूर याद रखेंगे हेन त्सवांग ने। हेन त्सवांग को हम क्या बोलते हैं? हेन त्सवांग को हम बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। इसे हम बोलते हैं नीति का पंडित, नीति का पंडित। इसे हम बोलते हैं शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। और हेन त्सवांग सबसे पहले किसके दरबार में आया था? ज़रूर याद रखेंगे सबसे पहले कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के दरबार में आया था। भास्कर वर्मा के दरबार में आया था। हेन त्सवांग ने थानेसर में या हर्षवर्धन के पास समय व्यतीत किया था। थानेसर में या हर्षवर्धन के पास समय व्यतीत किया था। तो ज़रूर याद रखेंगे 634 से लेकर 644, ये ज़रूर याद रखेंगे आप। इट्स ओके, क्लियर। हेन त्सवांग विशेष व्यक्ति है और हेन त्सवांग से प्रभावित होकर, ध्यान दीजिए, हेन त्सवांग से प्रभावित होकर हर्षवर्धन ने, हेन त्सवांग से प्रभावित होकर हेन त्सवांग से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की महायान शाखा अपनाई। हेन त्सवांग से प्रभावित होकर हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा अपनाई। महायान शाखा अपनाई, ये जरूर याद रखेंगे। किससे प्रभावित होकर? हर्ष हेन त्सवांग से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की महायान शाखा अपनाई। ध्यान दीजिए, एक और प्रश्न लिख रहा हूँ, बीच में एक प्रश्न और लिख रहा हूँ। जो राज्यश्री थी, जब राज्यश्री को पता चला भाई मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए, मेरी माँ एक्सपायर हो गई, मेरे घरवाला एक्सपायर हो गया और मेरी वजह से मेरा भाई एक्सपायर हो गया और मेरा छोटा भाई जंगलों में फिर रहा है, ठीक है, इतनी सारी बातें जब राज्यश्री ने सुनी तो राज्यश्री का दिमाग खराब हो गया। राज्यश्री ने सोचा कि मैं जीकर क्या करूंगी, तो राज्यश्री ने क्या किया? राज्यश्री चली गई विंध्याचल की श्रृंखलाओं में चली गई थी। कौन चली गई थी? राज्यश्री। किस लिए चली गई थी? वो चली गई थी सती होने के लिए, ये जरूर याद रखेंगे। एक बौद्ध भिक्षु था, ध्यान दीजिए, एक बौद्ध भिक्षु था, जिस बौद्ध भिक्षु को हम बोलते हैं दिवाकर। क्या बोलते हैं? बौद्ध भिक्षु का नाम है दिवाकर। दिवाकर ने राज्यश्री को बचाया था। दिवाकर ने राज्यश्री को सती होने से बचाया था। ये जरूर याद रखेंगे। ये कहानी मैंने क्यों बताई? इसलिए बताई कि दिवाकर से प्रभावित होकर हर्ष ने ध्यान दीजिए, दिवाकर से प्रभावित होकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को अपनाया था।
हीनयान शाखा को अपनाया था। ये ज़रूर याद रखेंगे बेटा, क्योंकि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की दोनों शाखाओं का अनुयायी था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की दोनों शाखाओं का अनुयायी था। ये ज़रूर याद रखेंगे। हर्ष के बारे में हम प्रश्न लिख सकते हैं कि हर्षवर्धन एक महान शासक था, एक महान साहित्यकार था। इन्होंने, ध्यान दीजिए, इन्होंने नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। इनका दरबारी कवि बाण भट्ट ने हरसरित और कादम्बरी जैसी बुकें लिखी। और इनके काल में चीनी यात्री हेन त्सुआंग आया था। चीनी यात्री हेन त्सुआंग आया था नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जिसने बुक लिखी थी शी यू की। और इस बुक में हेन त्सुआंग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य और सिंध राज को शूद्र कहा था। हम ध्यान दीजिए, हेन त्सुआंग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले हेन त्सुआंग कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के दरबार में आया था। जिस भास्कर वर्मा का एक कथन बहुत ही फेमस कथन है, आप याद कीजिए। भास्कर वर्मा का एक कथन है जो कई बार यूपीएससी के पेपरों में पूछा जाता है कि किस राजा ने यह कहा था कि मैं चीनी यात्रियों के बदले में अपना सर देना पसंद करूंगा। किस राजा ने यह कहा था कि मैं चीनी यात्रियों के बदले में अपना सर देना पसंद करूंगा? वो भास्कर वर्मा था। ठीक है। और थानेसर और हर्षवर्धन के समय में हेन त्सुआंग ने 634 से 644 का समय व्यतीत किया था। और हेन त्सुआंग से प्रभावित होकर हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया था। जबकि ध्यान दीजिए राज्यश्री विंध्याचल की श्रृंखलाओं में चली गई थी। किस लिए? सती होने के लिए चली गई थी। उस राज्यश्री को बचाया था बौद्ध भिक्षु दिवाकर ने बचाया था। दिवाकर से प्रभावित होकर हर्ष ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को अपनाया था। कौन सी शाखा को अपनाया था? हीनयान शाखा को अपनाया था। ये दोनों के दोनों प्रश्न शानदार है और ये प्रश्न याद रखने हैं, क्योंकि मैं एक प्रश्न और लिखवा रहा हूँ। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है, ध्यान दीजिए, कि हर्षवर्धन ने प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया था। महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया था। कहाँ पे? प्रयाग में। ठीक है। इस महामोक्ष परिषद को इतिहास में क्या बोलते हैं? इसे पांचवी बौद्ध संगीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पांचवी बौद्ध संगीति बोलते हैं। ये ज़रूर याद रखेंगे। और इस महामोक्ष के अध्यक्ष कौन थे? ज़रूर याद रखेंगे। इस महामोक्ष के अध्यक्ष थे हेन त्सुआंग। कौन अध्यक्ष थे? हेन त्सुआंग इसके अध्यक्ष थे। और इस महामोक्ष परिषद में 18 राजाओं ने भाग लिया था। कितने राजाओं ने भाग लिया था? 18 राजाओं ने भाग लिया था। और इस महामोक्ष परिषद में कश्मीर की बौद्ध सभा ने महात्मा बुद्ध के दांत, जरूर याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध के दांत हर्षवर्धन को दिए थे। महात्मा बुद्ध के दांत जरूर याद रखेंगे, हर्षवर्धन को दिए थे। नेक्स्ट किसने? इस कश्मीर की बौद्ध सभा ने। तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। सर सिलेबस ओके अजय, चीनी भाषा में, अब समझ गया। अजय ने लिखा है सर ये शियू की जो बुक है ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? शियू की चीनी में लिखी गई बेटा, चीनी मद्दारिन भाषा में लिखी गई है ये बुक। मद्दारिन भाषा में लिखी गई है। हिंदी में इसको हम बोलेंगे यात्रा वृतांत। हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? यात्रा वृतांत बोलेंगे। हिंदी में हम इसे बोलेंगे यात्रा वृतांत। ये जरूर याद रखेंगे। ओके क्लियर, आपको आंसर मिल गया। तो जो ये महामोक्ष परिषद है ये विशेष है, जरूर याद रखेंगे। इसे पांचवी बौद्ध संगीति कहते हैं। हेन त्सुआंग ने इस समिति के अध्यक्ष थे। और ध्यान दीजिए 18 राजाओं ने भाग लिया था। और कश्मीर की बौद्ध समाज ने तो हर्षवर्धन को महात्मा बुद्ध के दांत दे दिए थे। तो ये लाइन और ये मैप बहुत ही शानदार मैप है, आपको इसी तरह से याद रखना है। चलिए अब 2-3 लास्ट प्रश्न और रह गए, वो और देख लेते हैं जो एग्जामिनर पूछ लेता है। ध्यान दीजिए, राज्यश्री, आप याद कीजिए राज्यश्री की मृत्यु कब हुई थी? राज्यश्री की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 641 में।
और ध्यान दीजिए हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? अब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, ज़रूर याद रखेंगे, 647 में। ठीक है, हर्षवर्धन कौन है? ध्यान दीजिए भारतवर्ष का अंतिम शासक है, भारतवर्ष का अंतिम शासक है। ऐसे कैसे? क्योंकि इसकी मृत्यु के साथ ही प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया था। भारतवर्ष का अंतिम शासक है हर्षवर्धन। वर्धन वंश का महान व अंतिम शासक है। वर्धन वंश का, ध्यान दीजिए, वर्धन वंश का महान व अंतिम शासक है। वर्धन वंश का महान व अंतिम शासक है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रश्न अगर हर्षवर्धन के बारे में बताएं, मैंने कहा वर्धन वंश का महान व अंतिम शासक है। एक राइटर है या विकिपीडिया के अनुसार बता देता हूं, साक्ष्यों के आधार पे कहा जाता है बेटा, साक्ष्यों के आधार, ये विकिपीडिया के अनुसार है, ठीक है, जो गलत भी हो सकते हैं। साक्ष्यों के आधार पे कहा जाता है कि हर्षवर्धन की पत्नी का नाम दुर्गावती था। हर्षवर्धन की पत्नी का नाम दुर्गावती था, दुर्गावती। और हर्षवर्धन के 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था, जरूर याद रखेंगे, कल्याणवर्धन, और छोटे बेटे का नाम था, जरूर याद रखेंगे, वाग्यवर्धन। ये विकिपीडिया पे लिखा गया, जबकि यह हकीकत नहीं है, विकिपीडिया के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कल्याणवर्धन और वाग्यवर्धन। और हर्ष का एक सेनापति था, और सेनापति का नाम क्या है? तो जरूर याद रखेंगे, सेनापति का नाम है अरुणक्षा। अरुणक्षा। इस अरुणक्षा ने क्या किया? इन दोनों की हत्या कर दी थी, इन दोनों की हत्या कर दी थी। इसीलिए ध्यान दीजिए वर्धन वंश का महान शासक भी हर्षवर्धन है और वर्धन वंश का अंतिम शासक भी हर्षवर्धन है। कुछ इस तरह की कहानी हमें गूगल बाबा बताते हैं, विकिपीडिया पे बताते हैं, जबकि ध्यान दीजिए, जबकि नेक्स्ट इतिहास में तो हमें ये पढ़ने को मिलता है कि हर्षवर्धन ने शादी नहीं की थी। मगर एक और कहानी भी मिल जाती है, ठीक है, जो हेन स्वांग है ना, हेन स्वांग ने अपनी बुक में लिखा है कि इसमें शियुकी में हेन स्वांग ने लिखा है कि हर्षवर्धन ने, ये कहानी भी जचने वाली नहीं है, कि हर्षवर्धन ने अपनी बेटी का विवाह, अब बेटी कौन है? ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन की बेटी क्या नाम लिखा है हेन स्वांग ने? तो उन्होंने नाम लिखा है ध्रुव देवी का विवाह नेक्स्ट बल्लवी के शासक ध्रुवसेन से कर दिया था। बल्लवी के शासक ध्रुवसेन से कर दिया। अब ध्रुवसेन से क्यों अपनी बेटी का विवाह करेगा? क्योंकि ध्रुवसेन तो इसका हराया हुआ राजा है, इसलिए ये बात भी थोड़ी जचने वाली नहीं है। पर इस तरह के साक्ष्य हमें ज़रूर मिलते हैं, इस तरह के साक्ष्य हमें ज़रूर मिलते हैं। तो वर्धन वंश का महान शासक भी हर्षवर्धन है और वर्धन वंश का अंतिम शासक भी कौन है? हर्षवर्धन है। ये ज़रूर याद रखेंगे, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि वर्धन वंश का महान शासक कौन है, तो भी नाम क्या आएगा? हर्षवर्धन। और वर्धन वंश का अंतिम शासक भी तो कौन आएगा? हर्षवर्धन। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जो वर्धन वंश है, जितना ये महत्वपूर्ण आपके हरियाणा जीके में है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भारतीय जीके में है, ये जरूर याद रखेंगे। इसीलिए तो हर्षवर्धन के बारे में एक लाइन लिखी जाती है आपके हरियाणा जीके में, ये हरियाणा का सिरमौर है, ये जरूर याद रखेंगे। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि नेक्स्ट हरियाणा का सिरमौर किसे कहते हैं? हरियाणा का सिरमौर किसे कहते हैं? तो हरियाणा का सिरमौर किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। ये ज़रूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हरियाणा जीके में 3-4 बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो इस महान शासक की मृत्यु कब हो गई थी? 647 में। और हर्ष की मृत्यु के साथ ही, ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़ा प्रश्न बन जाता है, हर्ष की मृत्यु के साथ ही प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया था। प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। हर्षवर्धन एक महान राजा है, इनकी कहानी महान है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न हमने बनाए हैं। इट्स ओके, क्लियर दोस्तों। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।